साथियों, आप सभी का स्वागत है खास मन टीचर्स विलेज पर। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज की क्लास की शुरुआत करने के लिए भी तैयार होंगे। तो चलिए, एमडी राघव, सुषमा भारती, कुशवाहा गर्ल, बिंदु कुमारी, सभी को गुड मॉर्निंग है। निशु कुमारी, रोशनी कुमारी, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग है। और जैसा कि कल हम लोग पाचन तंत्र की शुरुआत किए थे और कल पूरा क्लास थ्योरेटिकल क्लास था। कल पूरा हम लोगों ने पाचन तंत्र का थ्योरी कंप्लीट किया था, यानी उसमें सिर्फ जो है लार्ज इंस्टेंटाइन हम लोग का रह गया था और कुछ लीवर के कार्य वगैरह हम लोग को समझना था। आज से चलेगी बिंदु कुमारी, ठीक है? तो हमको आज वहीं से आगे बढ़ाना है और 10 मिनट आपको थोड़ा सा लार्ज इंस्टेंटाइन समझा देते हैं कि लार्ज इंस्टेंटाइन क्या है और कुछ लीवर के फंक्शन समझ लेते हैं कि लीवर के कार्य क्या है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, बिना विलंब किए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पाचन तंत्र, और आज हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है पार्ट 2 है। आज हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है? आज इसका हम लोग का पार्ट 2 है, ठीक है? पार्ट 2 है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कल क्लास किए थे? अपना प्रेजेंटी दर्शाइए। और कुछ लोग जो है कल क्लास नहीं किए थे, ठीक है? कुछ लोग कल क्लास नहीं किए होंगे, तो उनसे हमारा ये आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग कल का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कल हम घटना चक्र का शुरू से लेकर के लास्ट तक पूरा थ्योरेटिकल वे में समझाने का प्रयास किए हैं। सभी सब्जेक्ट का चलेगा। रंजन कुमार, टेंशन नहीं लेना है। राजन कुमार, सभी सब्जेक्ट का घटना चक्र चलेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए, हम आगे की शुरुआत करते हैं। देखो मेरे भाई, पाचन तंत्र के अंतर्गत हम लोगों ने पाचन तंत्र को दो भाग में बांटे थे। एक भाग था आहार नाल और एक भाग था पाचन ग्रंथिया। आहार नाल और पाचन ग्रंथि सबके हम लोग बारे में एक एक करके पढ़े थे। जैसे पेनक्रियाज क्या है, लीवर क्या है, जठर ग्रंथि से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, अमाशय में किसका पाचन होता है, किसका पाचन नहीं होता। जैसे हम आपको पढ़ाए थे कि अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, ठीक है? उसी प्रकार से मुख गुहा में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुख गुहा में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। अमाशय में सबसे ज्यादा पाचन किसी चीज का होता है तो प्रोटीन का, उसके बाद वसा का होता है, क्योंकि अमाशय में लाइपेज पाया जाता है। तो कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं सब कुछ आपको बताए थे, ठीक है? चलिए, हाँ, इरफान अहमद सर, मैं पूरा क्लास नहीं देख पाया था। तो ठीक है, अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाए थे तो रिकॉर्डेड क्लास अभी उपलब्ध है। आप तो एप्लीकेशन पे भी उपलब्ध हैं, आप तो जरूर देखा कीजिए। देखिए, डेली का क्लास डेली देखने से क्या होती है कि बर्डन कम रहती है और कब आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो चलो, सभी लोग उपस्थित हो गए हैं। तो हम लोग कल जो है इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था। आज आपको हम थोड़ा बड़ी आंत के बारे में बता देते हैं, क्योंकि बड़ी आंत से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है? बड़ी आंत से भी क्वेश्चन पूछ देता है। ये हम लोग का अमाशय है। अमाशय के बाद हम लोग का यहां से स्टार्ट होता है इस प्रकार से छोटी आंत। देखो भाई, ये हम लोग का छोटी आंत है। जो ग्रीन कलर से बना है हम लोग का छोटी आंत है, स्मॉल इंस्टेंटाइन है। छोटी आंत से क्या होता है कि यहां से स्टार्ट होता है आपका बड़ी आंत, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे इमेज भी दिखाएंगे आपको। ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आता है और इस प्रकार से यहां ऐसे आता है, एकदम सिंपल। यानी यहां से हमारा क्या स्टार्ट होता है भाई? तो यहां से हमारा स्टार्ट होता है बड़ी आंत, ठीक है? तो छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पे मिलते हैं, समझिएगा, छोटी आंत और बड़ी आंत जिस जगह पे मिलते हैं, यानी इस पॉइंट पे इस प्रकार से जो उंगली नुमा संरचना होती है, इस उंगली नुमा संरचना को हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। देखो,
बड़ी आंत की अगर बात किया जाए, रेड कलर से जो बनाए हैं ये है आपका बड़ी आंत, यानी ये है आपका लार्ज इंस्टेंटाइन बड़ी आंत है। जो ग्रीन कलर से बनाए हैं ये है आपका छोटी आंत। इसके बारे में कितने पार्ट हैं, कैसे भोजन पचता है, सब कल पढ़ा चुके हैं, छोटी आंत है। अब ये जो बड़ी आंत है इसमें आप देख सकते हैं कि एक हिस्सा जो है ये ऊपर की ओर जा रहा है, एक हिस्सा इधर की ओर जा रहा है और एक हिस्सा नीचे की ओर आ रहा है। यानी बड़ी आंत में आपको 3 भाग दिखाई दे रहा होगा, 3 हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। कितने हिस्सा दिखाई दे रहे होंगे? 3 हिस्सा दिखाई दे रहे होंगे। तो अगर बड़ी आंत को देखा जाए तो बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला जो है इसका सिक्कम है, दूसरा जो इसका है कोलन है, और तीसरा इसका जो है रेक्टम है। क्या है? रेक्टम। ये जो ऊपर वाला भाग, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है इसका सिक्कम। ये क्या है इसका? ये इसका है मेरे भाई सिक्कम है। ये है इसका सिक्कम। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इधर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, ये इसका कोलन। और ये जो नीचे इधर जो आ रहा है, ये वाला भाग इसका जो है बड़ी आंत का, इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टम। क्लियर है? तो बड़ी आंत के जो 3 भाग है, बड़ी आंत के 3 भाग है, सिक्कम है, कोलन है, रेक्टम है। इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं कि ये जो भाग ऊपर जा रहा है बड़ी आंत का, देखो ये जो रेड टाइप का कलर है, ये है बड़ी आंत यानी लार्ज इंस्टेंटाइन। जो ऊपर भाग जा रहा है वो है सिक्कम, जो इधर की ओर बड़ी आंत का जो भाग है वो है कोलन, और फिर नीचे ऐसे आ जाता है वो है रेक्टम। क्या है? रेक्टम। तो ये जो सिक्कम है, कोलन है, रेक्टम है, अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आप समझ लो। अच्छा एक बात बता भाई, अपेंडिक्स कहाँ है? अपेंडिक्स किसके पास है? बड़ी आंत के किस भाग के पास अपेंडिक्स है? तो बड़ी आंत का एक भाग है जिसका नाम है सिक्कम। सिक्कम के पास अपेंडिक्स है। अच्छा, अपेंडिक्स को अभी जो है अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है, लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि हम लोग में अपेंडिक्स काम करता था। अब अपेंडिक्स काम नहीं कर रहा है। इसके पीछे क्या राज है, इसको कहानी से समझ लो। देखो, हम सबसे पहले उठाते हैं सिक्कम को, सबसे पहले हम उठाते हैं सिक्कम को, उठाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उठाते हैं सिक्कम को। देखो, सिक्कम जो है बड़ी आंत का पहला भाग है। बड़ी आंत का जो पहला भाग है, सिक्कम जो है छोटी आंत से जुड़ा रहता है, छोटी आंत से जुड़ा है। और सिक्कम लिखना सभी लोग, सिक्कम एवं छोटी आंत के, अब जो लिख रहे हैं इसके पीछे रीजन है भाई। इसी प्रकार से कंसेप्ट में डीप में जाकर के आपको क्वेश्चन पूछेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सिक्कम एवं छोटी आंत के जोड़ के पास क्या पाया जाता है? तो अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसको हिंदी में पूछ भी कहा जाता है। अपेंडिक्स पाया जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूछ। तो यहां अपेंडिक्स क्यों पाया जाता है? अब यहां यह सवाल आता है कि यहां सर यही अपेंडिक्स क्यों पाया जाता था? इसके पीछे के हमको कहानी बताइए सर, कि अपेंडिक्स सिक्कम के पास क्यों पाया जाता? तो देखो मेरे भाई, प्रारंभिक काल में मानव जो है पूर्ण रूप से शाकाहारी था, पेड़ पौधों को खाता था, सेलुलोज को पचाता था पहले मानव। अब हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। सेलुलोज क्या है? तो सेलुलोज भी एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जैसे हमने कल आपको पढ़ाया था कि स्टार्च का पाचन कहां शुरू होता है? मुख गुहा में शुरू होता है। टाइलिन जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमाइलेज स्टार्च को पचाता है और सरल शर्करा में बदलता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? स्टार्च क्या है? स्टार्च भी एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सेलुलोज भी क्या है? एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन सेलुलोज इतना जटिल है कि हमारा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस सेलुलोज को नहीं पचा सकता। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फाइबर को नहीं पचा सकता। तो पहले सेलुलोज का पाचन, फाइबर का पाचन कहां होता था? सिक्कम में होता था। कब? जब मानव पूर्ण रूप से शाकाहारी था। मानव जो है पूर्ण रूप से शाकाहारी था और इन सारे पदार्थों को जब बड़े पैमाने पर ग्रहण करता था। लेकिन धीरे धीरे मानव ने इन सब चीजों को खाना कम किया, मांस की ओर बढ़ा। तो आपको एक
क्या नाम है, लेमार्क ने बताए थे कि आप जिस अंगों का उपयोग कम करेंगे धीरे धीरे वो अंग कमजोर होते जाएगा और एक समय के बाद वो अंग समाप्त हो जाएगा। कहीं ना कहीं अपेंडिक्स के साथ ये फुलफिल बैठता है कि धीरे धीरे हम लोगों ने ऐसा भोजन करना शुरू कर दिया जिसमें अपेंडिक्स का काम ही नहीं है, और जब अपेंडिक्स का काम ही नहीं तो अपेंडिक्स जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, धीरे धीरे कमजोर हो गया और एक समय के बाद ये जो है पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गया। अगर हम लोग ऐसा खाना खाएं कि जिसको में पेनक्रियाज का यूज नहीं हो, पेनक्रियाज का जब यूज नहीं तो पेनक्रियाज एंजाइम का निर्माण ही नहीं करेगा, तो धीरे धीरे पेनक्रियाज कमजोर होते जाएगा और एक समय के बाद पेनक्रियाज जो है पूर्ण रूप से काम करना बंद कर देगा, तो पेनक्रियाज भी एक प्रकार से अवशेषीय अंग के रूप में जाना जाएगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा यहाँ कि फाइबर एवं सेलुलोज का पाचन, समझिएगा फाइबर, देखो ये तीनों का काम है भाई, सीकम का अपना काम, कोलोन का अपना काम, रेक्टम का अपना काम, तीनों का अपना काम है। लिखना फाइबर प्लस सेलुलोज का पाचन, सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स के मदद से सीकम में होता था। कहां होता था? सीकम में होता था। अब कितना भी गहराई में जाए कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा? जानवर आज भी जो है सेलुलोज का ग्रहण करते हैं, जानवर आज भी सेलुलोज को पचाते हैं, और गाय में देखो आज भी अपेंडिक्स सही ढंग से काम कर रहा है, गाय में अपेंडिक्स अभी भी सही ढंग से काम कर रहे हैं। लेकिन और गाय भी स्तनधारी, हम लोग भी स्तनधारी, तो हमारा अपेंडिक्स क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि अब हम उस प्रकार के भोजन ही नहीं करते। बात को समझ गए? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि अपेंडिक्स के मदद से बड़ी आंत के कौन सा भाग जो है फाइबर या सेलुलोज का पाचन करता था, तो होता है नहीं, सॉरी होता है नहीं भाई, होता था है थोड़ी, होता था, है गलत हो जाएगा ना, क्योंकि अब नहीं होता। तो ये तो सर आपने सीकम के बारे में बता दिया, अब कोलोन के बारे में बताइए। तो हेडिंग दीजिए कोलोन। किसके बारे में भाई? कोलोन के बारे में। कोलोन क्या करता था भाई? कोलोन अभी भी काम करता है, कोलोन निष्क्रिय नहीं है, लेकिन अभी सीकम के कोई काम ना है, सीकम अभी कोई काम नहीं करता, क्योंकि इसका जो काम था वो काम हम लोग अब करते ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोलोन क्या करता है कि जैसे छोटी आंत में जितने भी भोजन था पूर्ण रूप से पाचित हो गया था, और उस पचे हुए भोजन को छोटी आंत का जो विलाई है, जिसको विल्ली भी बोलते हैं, उस पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेता था, पचे हुए भोजन को। लेकिन जल को अवशोषित करने के लिए, खनिज पदार्थों को अवशोषित करने के लिए, विटामिन वगैरह को अवशोषित करने का काम अभी भी हमारा बड़ी आंत का जो भाग है कोलन वही करता है। ठीक है, तो कोलन का काम क्या है? तो जल, खनिज लवण तथा विटामिन का अवशोषण करता है। क्या करता है? तो अवशोषण करता है कोलन। इसको लिख लीजिएगा। कभी कभी पेचिस नामक बीमारी हो जाती है, और पेचिस में क्या हो जाता है कि हमारा बड़ी आंत संक्रमित हो जाता है, और जब बड़ी आंत संक्रमित हो जाता है तो बड़ी आंत संक्रमित हो जाएगा तो जल का अवशोषण नहीं करेगा, खनिज लवण का अवशोषण नहीं करेगा, विटामिन का अवशोषण नहीं करेगा। तो जब जल का अवशोषण नहीं करेगा तो सारा जल जो है हम लोग के मल द्वार के रास्ता से मल के साथ बाहर निकल जाता है, सारा जल बाहर निकल जाता है। दिन भर में आपको 10 बार भी बाथरूम जाना पड़ सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सबा परवीन एकदम आपका भी नाम लेंगे। तो दिन भर में हमको 10 बार भी बाथरूम जाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा बड़ी आंत जल को अवशोषित ही नहीं कर रहा है। तो जब बड़ी आंत जल को अवशोषित नहीं कर रहा है, उसमें इन्फेक्शन हो गया है, तो हमारा शरीर में जल जा ही नहीं रहा है, क्योंकि ना अवशोषित करके ब्लड में मिलाता है, तो हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है और हमें बहुत ज्यादा वीकनेस फील होने लगता है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होने लगता है। तो उसमें यही होता है। तो ये तो कोलन हो गया। अब बात करते हैं रेक्टम का। अब बात करते हैं मेरे भाई रेक्टम का। बस कोलन के बारे में इतना ही याद रखना है। अब हम बात करते हैं रेक्टम का। देखो, भोजन पच गया था पूर्ण रूप से छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में जो भी पोषक तत्व थे, चाहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, उस सब का अवशोषण छोटी आंत कर लिया। जल और खनिज लवण का अवशोषण कौन कर लिया? कोलन कर लिया, बड़ी आंत का भाग। तो अब उस पचे हुए भोजन में बचा क्या भाई? अब उस पचा हुआ भोजन में कुछ बचा है? अब उस पचा हुआ भोजन में कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि उसमें जितने भी पोषक तत्व थे, सारे पोषक तत्व और जल को बड़ी आंत और छोटी आंत ने क्या कर लिया? ऑब्जर्व कर लिया। तो
कोलोन के बाद समझना, कोलोन के बाद कोलोन के बाद कोलोन के अवशोषण के बाद, ऐसे लिखो, कोलन के अवशोषण के बाद, बस ये कंप्लीट होने का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। और आज देखिए आप लोग कितना शानदार क्वेश्चन बनाएंगे। कोलोन के अवशोषण के बाद अपचा भोजन, अपचा भोजन ही क्या कहलाता है? अपचा भोजन ही मल कहलाता है, मल कहलाता है, जो कहां स्टोर रहता है? जो रेक्टम में जमा रहता है, जो रेक्टम में जमा रहता है। सभी लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? रेक्टम में जमा रहता है तथा समय समय पर, समय समय पर गुदा द्वार के माध्यम से, जिसको हम लोग एनस कहते हैं इंग्लिश में, एनस के माध्यम से, के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है, शरीर से बाहर निकलता है। इस बात को आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो रेक्टम है सिर्फ सिर्फ अपचे हुए भोजन का क्या करता है? स्टोर करता है, जमा करता है और समय समय पर शरीर के बाहर गुदा द्वार के माध्यम से निकालता है। तो अपचा भोजन क्या है भाई? तो वैसा भोजन जिसका सारा पोषक तत्व तो जो है हमारा छोटी आंत ऑब्जर्व कर लिया हो, और जल और खनिज लवण जो था उसका ऑब्जर्वेशन कौन कर लिया हो? कोलोन कर लिया हो। तो जो शेष बच जाता है उसी को हम लोग मल कहते हैं। और मल का स्टोरेज कहां होता है? तो रेक्टम के अंतर्गत होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्लियर है? तो यहां तक में आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा, ठीक है? चलिए, तो इस प्रकार से हमने आपको पाचन तंत्र को कंप्लीट किया भाई, काफी डिटेल में कंप्लीट किया पाचन तंत्र को। एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया है, लेकिन यहां से एक दो क्वेश्चन और बनेगा जिसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कितने चरणों में हमारा पाचन क्रिया कंप्लीट होता है? चलो, आपने पाचन क्रिया को पढ़ा, आप ऑब्जर्व करो, सोचो कि कितने चरण में हमारा पाचन क्रिया कंप्लीट होता है। तो देखो, पाचन क्रिया को कंप्लीट करने के लिए पाचन किसे कहते हैं? तो जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में क्या करना? तोड़ना या परिवर्तित करना, ताकि उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का हमारा शरीर ऑब्जर्व कर सके। इसी को कहते हैं पाचन। तो पाचन कितने चरणों में पूरा हो रहा है? तो सबसे पहला होता है अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन, यानी सबसे पहले हम लोग भोजन को अंदर लेते हैं। उसके बाद होता है पाचन, उसके बाद हम भोजन को पचाते हैं यानी डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है? पचा हुआ भोजन को हम लोग क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके बाद हो जाता है अवशोषण यानी ऑब्जर्वेशन। और उसके बाद क्या करते हैं? जो भोजन को हमने ऑब्जर्व कर लिया, अवशोषित कर लिया, अवशोषित भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन। और जब जो सब अवशोषित कर लिए, सभी भागों तक पहुंचा दिए, तो लास्ट में जो अपचा भोजन है उसको हम लोग शरीर से बाहर निकालते हैं यानी बहिष्करण करते हैं यानी इजेशन करते हैं। तो कितने चरण हो गए? 5। ये पांचों चरण आपको रटना है क्या भाई? ये पांचों चरण आपको रटना है ना रे भाई? रटने के तो बारे में सोचो नहीं, बस उसको फील करो कि सर पहले अंतर्ग्रहण हुआ, पाचन हुआ, पाचन के बाद छोटी आंत बड़ी आंत मिलकर उसको अवशोषण कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद अवशोषण के बाद क्या होता है कि पचा हुआ भोजन हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंचा। तो सभी भागों तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसिमिलेशन। और उसके बाद जो अपचा भोजन है हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग मल कहते हैं, ये प्रक्रिया कहलाता है बहिष्करण यानी इजेशन कहलाता है। तो पाचन मुख्य रूप से 5 चरणों में होता है। इस 5 चरण को आप लोग लिख लीजिए कि पाचन मुख्य रूप से 5 चरणों में पूरा होता है। अब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है ये पांचों चरण के बारे में। पहले क्या है उसका क्रम पूछ देगा, पहले कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। बात को समझ गया? तो सबसे पहला जो है जिसको हम लोग बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण।
जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंजेशन। दूसरा आपका हो जाएगा अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर ले लिए तो उसके बाद क्या करेंगे, भोजन को पचाएंगे ना जी। तो दूसरा प्रोसेस है पाचन यानी डाइजेशन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डाइजेशन। तीसरा जब पाचन हो गया तो उसका क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे, भोजन को ऑब्जर्व करेंगे तो अवशोषण। क्या हो जाएगा, अवशोषण यानी इसको ऑब्जर्वेशन, उसको अवशोषित करना। चौथा हो जाएगा स्वांगीकरण। बहुत बच्चे को स्वांगीकरण में कंफ्यूजन रहता है। स्वांगीकरण जिसको कहते हैं एसिमिलेशन। और सबसे लास्ट में हो जाएगा बहिष्करण यानी इजेशन। स्वांगीकरण के मतलब हो जाता है जो छोटी आंत में भोजन अवशोषित हो गया है ना, जो पोषक तत्व, उसको शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना ही कहलाता है स्वांगीकरण। ब्लड के माध्यम से स्वांगीकरण की प्रक्रिया, एसिमिलेशन की प्रक्रिया पूरा होती है। तो ये पांचों चरण का क्रम आपको याद होना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक एक आपका रह जाएगा यकृत का कार्य। उसको सिर्फ आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि वहां हम सिर्फ यकृत के बारे में सिर्फ इतना बताए थे कि पित्त का स्राव होता है, ठीक है। लेकिन यकृत के बहुत सारे कार्य है, उस कार्य को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। यकृत का कार्य, फंक्शन ऑफ लिवर। देखो यकृत का क्या क्या कार्य है। सबसे पहला तो इसका हम लोगों ने कार्य पढ़ा था कि पित्त का निर्माण करता है, पित्त का निर्माण करता है। दूसरा कार्य इसका आप लोग लिख लीजिए, शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है। यकृत का कार्य लिख लो भाई, नियंत्रित रखता है, शरीर का तापमान नियंत्रित रखता है, यानी शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में पित्त का भी योगदान है, ठीक है। आगे तीसरा का इसका काम याद रखिएगा, शरीर में जल तथा अम्ल का संतुलन बनाए रखता है। चौथा इसका काम है कि पैरिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हिपैरिन का निर्माण करता है। हिपैरिन क्या है भाई, तो जब ब्लड पढ़ाएंगे तो हिपैरिन के बारे में बताएंगे। देखो प्लेटलेट्स जो है हमारे रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है, लेकिन हमारा रक्त जो है जब हमारे बॉडी के अंदर रहे, हमारे नसों के अंदर जब रक्त दौड़ रहा हो तो रक्त का थक्का नहीं जमना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रेन में हमारे कुछ कुछ ऐसे वेन्स हैं जो काफी पतले हैं। अगर रक्त का थक्का जमेगा तो नसें फट जाएगी। इससे ब्रेन में क्या होता है, कभी कभी नसें फट जाती है ब्लड क्लॉट की वजह से। तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है हिपैरिन। कौन रोकता है, हिपैरिन, ताकि हमारे शरीर के अंदर ब्लड न जमे। तो उस हिपैरिन का भी निर्माण करता है। और क्या काम करता है सर, और भी इसका कुछ काम है क्या, अरे बहुत काम है इसका, 1000 काम है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा है और पूछने की संभावना है, उन सारे कार्यों को हम लोग समझते चलेंगे। हिपैरिन का निर्माण करना है। उसके अलावा इसका काम है कि शरीर में विष निराविशीकरण, यानी डिटॉक्सी फैक्टर के रूप में, डिटॉक्सी फैक्टर के रूप में कार्य करता है। यानी शरीर में विष निरावेशीकरण का कार्य करता है। यानी अगर कुछ ऐसा विषैला पदार्थ हम लोग खा लेते हैं, या कुछ दवाइयां वगैरह, मेडिसिन वगैरह खा लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उसके प्रभाव को ये कम करता है, उसके प्रभाव को ये कम करता है। हाँ, हिपैरिन हवा के संपर्क में आता है तो निष्क्रिय हो जाता है बाबू, बहुत अच्छा। चलो छठा इसका काम लिखो कि देखो प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन जब पाचित होता है, समझना, प्रोटीन जब पाचित होता है तो किस में बदलता है पचने के बाद, तो एमिनो अम्ल में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है।
और प्रोटीन को पचने से हम लोग के शरीर में अमोनिया बनता है। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। और अमोनिया अगर हम लोग के शरीर में, तो इन टाइम प्रोटीन का पाचन हो रहा है, तो एनी टाइम अमोनिया बनेगा। और जब अमोनिया बनेगा तो अमोनिया अगर हमारे शरीर में ज्यादा लंबा समय तक रहेगा तो हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो अमोनिया है, समझना, ये जो अमोनिया है, ये क्या, अमोनिया को क्या करेगा, ये लीवर क्या करेगा, इस अमोनिया को बदल देगा यूरिया में। किस में बदल देगा? यूरिया में। NH2CO NH2, यह है यूरिया। यूरिया बदल देगा। और यही यूरिया जो है फिर यूरिन के माध्यम से क्या हो जाएगा, तो शरीर से बाहर हो जाएगा। यानी अमोनिया को यूरिया में भी बदलने में ये मदद करता है। छठा काम हम लोगों ने देखा। सातवां इसका क्या काम है सर? सातवां काम बताइए। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करके भी रखता है, अब देखो एक और इसका काम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट काम है। हम लोग पढ़े हैं, अभी तो हमने आपको ब्लड नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप इतना जानते होंगे कि हमारे ब्लड में जो आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिनों का ही है। ठीक है, 120 दिनों का है। जब आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का है, नहीं हर 120 दिन पर एक आरबीसी मर जाता होगा, तो आरबीसी मरता कहां है? तो आरबीसी मर करके जाके जमा हो जाता है स्प्लीन में, यानी प्लीहा में। आरबीसी कहां जमा हो जाता है मरने के बाद? स्प्लीन में यानी प्लीहा में। तो जो आरबीसी मर जाता है और स्प्लीन में जाकर के जमा हो जाता है, वैसे आरबीसी को ब्लड के माध्यम से कहां पहुंचता है? लीवर तक। और उस आरबीसी को, मरा हुआ आरबीसी को लीवर जो है बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, क्या बोले? बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, दो प्रकार के वर्णकों में बदल देता है। और ये दोनों प्रकार के वर्णक में जब लीवर उसको बदल देता है, मरे हुए आरबीसी को, तो वही आरबीसी फिर जो है मल के रूप में और यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। बात को समझ रहे हो? इसका आठवां काम क्या है? आठवां काम समझो, इसी प्रकार से समझो। जैसे आरबीसी क्या है? आरबीसी है भाई। आरबीसी का जीवन काल क्या है? आरबीसी का जीवन काल 120 डेज है। जीवन काल यानी आरबीसी 120 दिन जीवित रहता है। उसके बाद ये कहां चला जाता है? तो उसके बाद जो आरबीसी जो है कहां चले जाता है? तो स्प्लीन में आ जाता है, यानी प्लीहा में आ जाता है। प्लीहा को हम लोग आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। अब देखो प्लीहा में आ गया। अब प्लीहा से ये कहां पहुंचेगा भाई? तो प्लीहा से होते हुए जो है आरबीसी जो है ब्लड के माध्यम से, जो मरा हुआ है, ब्लड के माध्यम से कहां पहुंच जाएगा? ब्लड के माध्यम से पहुंच जाएगा ये आपका लीवर में पहुंच जाएगा। किसमें पहुंच जाएगा? लीवर में। अब लीवर क्या करेगा? उस मरे हुए आरबीसी को, समझना, ये मरा हुआ आरबीसी है, लीवर तक क्या पहुंचा? तो लीवर तक पहुंचा आरबीसी पहुंचा। कैसा आरबीसी है भाई ये? तो मृत आरबीसी है। मृत आरबीसी पहुंच गया। इस मृत आरबीसी को लीवर क्या करेगा? इस मृत आरबीसी को लीवर क्या करेगा कि बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन दो वर्णक में बदल देगा। बिलीवर्डिन दो वर्णक में बदल देगा। ये जो बिलिरुबिन है, समझिएगा, ये जो बिलिरुबिन है ये पीला रंग का होता है, ये पीला रंग का होता है। और ये जो बिलीवर्डिन है ये आपको हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग का होता है। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये जो बिलिरुबिन है पीला रंग का होता है और बिलीवर्डिन जो है हरा रंग का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन किसके द्वारा बनाया जाता है? लीवर के द्वारा। किस चीज से बनता है? तो मरा हुआ आरबीसी बनता है, आरबीसी से बनता है। तो हमारे शरीर में तो रोज आरबीसी बन रहे हैं, लाखों आरबीसी बन रहे हैं, लाखों आरबीसी डेली बन रहे हैं। ठीक है, तो उस मरे हुए आरबीसी को बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन में कौन बदल रहा है? तो लीवर बदल रहा है। और यही क्या होता है, कभी कभी इसकी मात्रा बढ़ जाती है, समझो, इसकी मात्रा बढ़ जाती है। अगर इसकी मात्रा कभी कभी बढ़ जाती है तो उसी से हम लोग को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीलिया। इसको क्या बोलते हैं? पीलिया बोलते हैं।
ठीक है। और ये जो बिलीवर्डिन है, बिलीवर्डिन जो है, यही जो है इसको क्या करेगा, देखो बिलीवर्डिन जो है इसको क्या करेगा कि हमारा जो क्या उसको बोलते हैं, किडनी जो है, समझना, रिवार्डिंग नहीं होता है बाबू, बिलीवर्डिन होता है, ठीक है, बिलीवर्डिन होता है प्रियंका कुमारी, रिवार्डिंग नहीं होता है, हमारे पित्त को हरा रंग देता है। अच्छा, उसका बात कर रहे हैं। बिलीवर्डिन जो है, देखो बिलीवर्डिन जो हरे रंग का होता है, इसको क्या करेगा कि आपका किडनी, आपका जैसे ही किडनी में पहुंचेगा तो ये जो है पीले रंग का हो जाता है, और यही बदल जाता है आपका यूरोक्रोम में। किस में बदल जाएगा भाई, यूरोक्रोम में बदल जाएगा। तो यूरोक्रोम में कौन बदलता है, बिलीवर्डिन। और इसी यूरोक्रोम की वजह से यूरिन कैसा हो जाता है, यूरिन हमारा पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो यूरिन हमारा पीला कलर का हो जाता है। इस बात को आप समझिए, ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो इस प्रकार से आपने यहाँ फंक्शन समझा कि आरबीसी 120 दिन तक ही जीवित रहता है, हर 120 दिन में आरबीसी मर जाता है। मरने के बाद आरबीसी प्लीहा में चला जाता है, क्योंकि प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। उसके बाद ब्लड से होते हुए लीवर तक पहुंचता है। लीवर क्या करता है कि इस मरे हुए आरबीसी को बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में नामक रंजक में बदल देता है। ये सब क्या है, तो यह एक प्रकार का रंजक है, वर्णक है, ठीक है, वर्णक में बदल देता है। बिलीरुबिन का रंग याद रखिएगा पीला है, और बिलीवर्डिन का रंग हरा है। यही जो हरा रंग का बिलीवर्डिन है उसको किडनी पुनः किस में बदल देता है, यूरोक्रोम में बदल देता है। और इसी यूरोक्रोम की वजह से हमारा यूरिन का रंग यानी मूत्र का रंग, पेशाब का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। और बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बिलीरुबिन की मात्रा कब बढ़ जाती है, तो लीवर कभी कभी हमारा इन्फेक्टेड हो गया, लीवर में इन्फेक्शन हो गया, या ऐसा कुछ खाना खा लिए जिसके वजह से लीवर हमारा संक्रमित हो गया, तो उसमें जो है बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है उससे पीलिया रोग हो जाता है, जिसको हम लोग जो है जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं, जॉन्डिस के नाम से जानते हैं। और जॉन्डिस का ही अगला रूप है हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, ये सब बीमारी है, इसको हम लोग बीमारी में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने एक और काम समझा लीवर का, यानी 8 काम हम लोगों ने लीवर का समझ लिया। 9वां काम क्या है सर, और भी इसका काम है क्या, यस, और भी इसका काम है। 9वां काम है कि जो लीवर है यानी जो यकृत है, लीवर जो है, लीवर प्राकृतिक रूप से यानी खुद से, प्राकृतिक रूप से, समझना, प्राकृतिक रूप से किसका निर्माण करता है, तो विटामिन ए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भाई, तो विटामिन ए का निर्माण करता है। सोचो, विटामिन ए भी बनाता है लीवर अपने से, खुद से। और एक और याद रख लो, 10 पूरा ही कर लो, एक और याद रखो कि हाँ, एंजाइम की सक्रियता को भी बढ़ाता है, एंजाइम की सक्रियता को भी बढ़ाता है, ठीक है। ये क्या करता है कि एंजाइम क्या करता है, भोजन को पचाता है। एंजाइम की सक्रियता यानी इसकी एक्टिविटी, सक्रियता कहे तो इसका एक्टिविटी को क्या करता है, ये बढ़ाता है, सक्रियता को बढ़ाता है, ठीक है, सक्रियता को बढ़ाता है। एंजाइम क्या है सर, तो एंजाइम जो है एक प्रकार का बायोकैटेलिस्ट के रूप में जाना जाता है। क्या, बायोकैटेलिस्ट के रूप में जाना जाता है, यानी यह एक प्रकार का जैव उत्प्रेरक है, जैव उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है किसको, एंजाइम को। और एंजाइम है क्या, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से हमने आपका पाचन तंत्र का जितने भी हर एक आयाम को कवर करने का प्रयास किया, और आपको हमने पाचन तंत्र को कंप्लीट करा दिया। ये रहा आपका आज का पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र से संबंधित अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटनी चाहिए। और बाकी देखो, आप खूब पढ़ लिए, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हाँ, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है बाबू, ठीक है, एंजाइम क्या है, तो एक प्रकार का प्रोटीन है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर, और अब हम लोग जो है क्वेश्चन के माध्यम से अपने इस कंसेप्ट को और बिल्डअप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, लीवर अपने देखो, लीवर में तो इतना खासियत है कि एक जीवित व्यक्ति अपना 50% लीवर दान कर दे, यानी अपने लीवर 50% लीवर कोशिकाओं को दान कर दे, इतना बड़ा लीवर है, आधा लीवर काट करके दान कर दे, फिर भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। फिर भी जो लीवर है पुनः अपने जो नया कोश जो उसको काट करके उसके आधे कोशिका को आप बाहर निकाले हैं, उस कोशिका को पुनः लीवर जो है क्या कर सकता है, रिपेयर कर सकता है।
लेकिन अभी उतना तक मेडिकल पहुंचा नहीं है, लेकिन कर सकता है लीवर रिपेयर। इतना इसके अंदर जो है अपने सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है। हमारे शरीर में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज में सेल डिवीजन की क्षमता पाई जाती है तो लीवर में पाई जाती है। अगर आपका लीवर में इन्फेक्शन हुआ है, खाना वाना नहीं पच रहा है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करो, खाना में परहेज करो। जिस वजह से आपका लीवर खराब हुआ है उस खाना को उसको मत दो, तो धीरे धीरे लीवर क्या करेगा, पुनः जो लीवर जो है धीरे धीरे अपने आप को रिपेयर करने लगेगा और अपने आप को ठीक कर लेगा। बात को समझ रहे हो? अनंतराय, नेक्स्ट क्वेश्चन। अनंतराय, प्लीज हमें इस प्रकार के आप लोग राय ना दिया करें, ठीक है? हमें पता है कब क्वेश्चन कराना है कब नहीं कराना है। हम जो आपको बता रहे हैं आपके जरूरत के अनुसार ही बता रहे हैं। कोई बच्चा अगर हमको बोलता है ना कि सर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो हमें बहुत बुरा भी लगता है और बहुत गुस्सा भी आता है। समझ गए बात को? अरे हम किसको पढ़ा रहे हैं? आप ही को ना पढ़ा रहे हैं जी। तो सिर्फ हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है, नाम के लिए नहीं ना आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन बस पाचन तंत्र का, घटना चक्र का क्वेश्चन नाम के लिए बस कंप्लीट कर लिए तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, नहीं ना होगा भाई। तो ये सब आप सलाह आप लोग जो देने लगते हैं ना, ये हमको अच्छा नहीं लगता, ठीक है? चलिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बताइए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो जैसा कि आपको हमने कल बताया था कि मानव शरीर का अधिकांश भाग पाचन के रूप में देखा जाए तो छोटी आंत में संपन्न होता है। कहां होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है, ठीक है? कहां संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में संपन्न होता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंस्टेंटाइन में आपने देखा कि इसमें खुद भी एंजाइम निकलता है, जैसे सुक्रेज, माल्टेज, है ना, उसके अलावा लैक्टेज, खुद इसमें एंजाइम निकलता है छोटी आंत में। उसके अलावा जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज का भी एंजाइम किस में आकर के मिलता है? छोटी आंत के ग्रहण यानी डेडुनम में मिलता है। किसमें मिलता है? डेडुनम में मिलता है। यानी छोटी आंत में सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है। पैनक्रियाज क्या है? तो इसके बारे में आप लोग रिवीजन करते चलिएगा कि सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है? सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है और यह एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स कह के मतलब कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, ठीक है? यानी ये जो है एक प्रकार से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करता है। यह एक प्रकार से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करता है, ठीक है? अमाशय की बात किया जाए तो अमाशय में एक पॉइंट याद रखिएगा, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, ये सबसे चौड़ा भाग है, ठीक है? सबसे चौड़ा भाग है। और अमाशय में भोजन जो है 4 से 5 आवर तक रहता है। अच्छा एक बात बताइए, अमाशय में भोजन को 4 से 5 घंटा तक रोकने में कौन मदद करता है? कल हम आपको पढ़ाए हैं ना, आप लोग बताइए, अमाशय में भोजन को 4 से 5 घंटा तक रोक करके रखने में कौन मदद करता है? अगर वो नहीं रहेगा तो अमाशय से भोजन नीचे चला जाएगा, बिना पचे हुए भोजन नीचे चला जाएगा। क्योंकि अमाशय के जितने भी एंजाइम है सही ढंग से उसके ऊपर काम करना चाहिए, तब जाकर के भोजन का पाचन होगा, ठीक है? चलिए, बड़ी आंत के बारे में आपको पता ही है कि ये जो पहले पचाता था, सेल्यूलोज का पाचन पहले बड़ी आंत में होता था, छोटी आंत में नहीं होता था, पहले बड़ी आंत में होता था। फाइबर का पाचन पहले बड़ी आंत में होता था अपेंडिक्स की मदद से, लेकिन अब अपेंडिक्स काम नहीं करता तो बड़ी आंत में पाचन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का नहीं होता, जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। अभी जस्ट पढ़ाए थे, इसलिए आप लोग को ध्यान में होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से जीभ के स्वाद नहीं है? कल जीभ के बारे में हम आपको डिटेल में पढ़ाए हैं, कल हम आपको जीभ के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अगर आप कॉपी पर लिखे होंगे, सारा चीज नोट डाउन किए होंगे, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर आराम से दे सकते हैं। कौन कौन सा ऐसा स्वाद है जो हम आपको जीभ के बारे में कल नहीं बताए थे? तो कल हम आपको बताए थे क्या कि मसालेदार स्वाद कोई बताता है, स्पाइसी कोई बताता है? नहीं बताए थे। स्पाइसी स्वाद के बारे में कल हम आपको नहीं बताए थे, ठीक है? स्पाइसी स्वाद के बारे में नहीं बताए थे। और कौन सा स्वाद है? मीठा के बारे में बताए थे कि जो जीभ का जो आगे शीर्ष वाला भाग है वो मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा स्वाद को बताता है। नमकीन के बारे में बताए थे कि जो अग्र पार्श्व भाग है, आगे के जो पार्श्व वाला भाग है वो नमकीन बताता है। क्या बताता है? नमकीन बताता है, ठीक है? इस प्रकार से कल हम लोगों ने जीभ को बनाया था। यह है आपका जीभ का पश्च पार्श्व भाग, यह है अग्र पार्श्व भाग, और ये आगे वाला है शीर्ष, बीच वाला है मध्य भाग, ठीक है? तो ये वाला जो भाग है ये क्या बताता है? तो ये बताता है कड़वा स्वाद। कैसा स्वाद बताता है? तो ये बताता है आपका कड़वा स्वाद। ये वाला जो भाग है ये आपको बताता है खट्टा स्वाद। कैसा स्वाद बताता है? खट्टा स्वाद। ये वाला जो भाग है ये आपका बताता है नमकीन स्वाद। कैसा स्वाद? नमकीन स्वाद। ये जो आगे वाला भाग है ये आपका बताता है मीठा स्वाद।
जो इधर है वही ये बताएगा, जो ये है वही ये बताएगा। ये जो बीच वाला है समझिएगा, ये जो बीच वाला भाग है, बीच वाला ये मध्य वाला जो भाग है, ये जो है एक प्रकार से मिश्रित स्वाद को बताता है, मिश्रित स्वाद को बताता है। और इसी में एक इस बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि उमामी स्वाद, कौन सा स्वाद? ओमामी। ओ मामी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था, उमामी स्वाद कौन बताता है? तो मध्य भाग ही बताता है। और उमामी स्वाद के बारे में हमने आपको बताया था कि उमामी स्वाद क्या है, तो हल्का नमकीन है। कैसा है? हल्का नमकीन लगता है। और उमामी स्वाद किससे प्राप्त होता है बताइए? कौन सा ऐसा भोजन है जहां से उमामी निकलता है? कौन सा भोजन? तो देखो कौन कौन स्वाद हमने लिख दिया। कड़वा लिख दिया तो यस ये सही है, मीठा लिख दिया ये भी सही है, नमकीन भी सही है, उमामी भी सही है, खट्टा भी लिख दिया ये भी सही है। लेकिन हम तीखा लिखे कहीं नहीं लिखे सर, हम तीखा कहीं लिखे हैं रे भाई? तो तीखा हम कहीं नहीं लिखे हैं, तीखा हम कहीं नहीं लिखे हैं। मसालेदार कहीं लिखे हैं? इसमें मसालेदार कहीं नहीं लिखे हैं। तो तीखा और मसालेदार स्वाद हमारा जीभ नहीं बताता। तो 4 और 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। बताइए उमामी स्वाद किस भोजन से हमें प्राप्त होता है? सभी लोग बताइए उमामी स्वाद जो है हमें किस प्रकार के भोजन से प्राप्त होता है? सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कल बताए थे ना उमामी के बारे में, हल्का नमकीन लगता है। उमामी स्वाद कैसा होता है? हल्का नमकीन लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र, कड़वाहट के लिए कड़वा भोजन जीभ के किस भाग में लगता है? तो अभी जस्ट पढ़े कि कड़वा भोजन की बात किया जाए तो कड़वा भोजन जो है हमारे जीभ के सबसे पीछे वाले भाग में। सर जी संभव संविदा वाले पर डेली वीडियो बनाइए, नहीं तो मामला ठंडा पड़ जाएगा। संविदा वाले पे विकास सर वीडियो बनाए हैं बाबू, आगे भी बनाएंगे। ठीक है, विकास सर ही बनाते हैं सारे टॉपिक पे। खुशबू कुमारी मशरूम, भानुप्रिया मशरूम, बहुत अच्छा। मशरूम जो है, मशरूम में आपका उमामी स्वाद होता है। मशरूम का स्वाद कैसा होता है? उमामी स्वाद होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, हल्का नमकीन लगेगा। ठीक है, चलो कौन सा? कड़वाहट के लिए। तो कड़वाहट के लिए बोले थे कि जो जीभ का जो सबसे पीछे वाला जो भाग है, जीभ का जो सबसे पीछे वाला भाग है उसको जो है कड़वाहट को वो बताता है। किनारा, पीछे का भाग, बैक पार्ट, यानी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बैक पार्ट, बैक पार्ट जो है सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है बाबू कि मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो हमने कल पढ़ा था। अब सभी लोग जवाब दीजिए। अब हमको अगर जवाब देना पड़े सारे क्वेश्चन का, इतना डिटेल में बताए हैं ना मेरे भाई, इतना डिटेल में बताएं कि मत पूछिए। ऐड सर, अरे क्या बोलिएगा, ऐड तो आ ही जाता है यूट्यूब पे, थोड़ी समस्या तो रहती है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं अनामिका कुमारी, इसको मेंटेन कर लेना है। और सभी बच्चे को बोलते हैं भाई कि अगर एक्चुअल में साइंस कंप्लीट करना है तो मेरा जितना लेक्चर यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है सारा लेक्चर देख जाओ, सारा लेक्चर देख जाओ। विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वसा की तरह काम करेगा। समझ गए बात को? सी बहुत अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि स्टार्च क्या है? स्टार्च एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट ही तो है। और स्टार्च का पाचन को किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो इसको पचाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसका नाम है एमाइलेज। एमाइलेज नाम है। क्या नाम है? एमाइलेज नाम है। इसी का नाम एक और है क्या भाई? तो इसी का नाम टाइलिन है। इसी का नाम टाइलिन है। और एक और बात बता देते हैं, एमाइलेज और टाइलिन एक ही एंजाइम है और एक और नाम से इसको जाना जाता है। कौन सा नाम है सर वो भी बता दीजिए, एग्जाम में कभी पूछ देगा तो नाम है डायस्टेज। क्या नाम है? डायस्टेज। डायस्टेज के नाम से भी यही जाना जाता है क्या? यस, डायस्टेज भी यही है, एमाइलेज भी यही है, टाइलिन भी यही है, सब एक के है, एक के नाम है। ठीक है, और ये किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन कौन से है? तो देखो प्रोटीन की अगर बात करते चलो तो हम लोग एकदम रिवीजन करते चलेंगे, इतना बार देख लेंगे कि हमको भूलेगा ही नहीं। प्रोटीन का अगर देखा जाए तो अमाशय में प्रोटीन को कौन पचाता है? अमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो पेप्सिन है। कौन है भाई? तो पेप्सिन है। उसके बाद बताओ अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है प्रोटीन को पचाने वाला जी? तो अग्नाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है कौन? ट्रिप्सिन निकलता है। कौन निकलता है? ट्रिप्सिन निकलता है। वसा का पचाने वाला एंजाइम कौन है सर? तो लाइपेज है। कौन सा एंजाइम है? लाइपेज है। लाइपेज कहां कहां निकलता है? तो अग्नाशय में भी लाइपेज है और हमारा अमाशय में भी लाइपेज है। अमाशय में भी लाइपेज है और अग्नाशय में भी लाइपेज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है? स्टार्च, प्रोटीन, रेशा, वसा। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में मदद करता है, क्योंकि लार कहाँ होता है? हमारे लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। लार ग्रंथियां कितने हैं? 3 है। पैरोटिड है, सबलिंगुअल है, सबमैंडिबुलर है, ठीक है। और जो तीनों है तो एक पाया जाता है पीछे, हमारा जो जीभ का जो बेस है पीछे पाया जाता है। एक लार ग्रंथि जो है पाया जाता है जीभ के नीचे, और एक लार ग्रंथि जो है सब मैंडिबुलर पाया जाता है हमारे दोनों जबड़ों में, दोनों तरफ, ठीक है। और ये जो दो दो जोड़ा में रहता है, दो दो की संख्या में रहता है, तो टोटल लार ग्रंथियों की संख्या 6 हो जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। हम लोग का पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे पीछे पाया जाता है, और वही पैरोटिड लार ग्रंथि सांप में 20 ग्रंथि के रूप में काम करता है, पढ़े थे हम लोग पीछे, ठीक है। तो स्टार्च का पाचन हो जाता है, और लार ग्रंथि में पाया जाता है टाइलिन, लार ग्रंथि में पाया जाता है एमाइलेज, लार ग्रंथि में पाया जाता है डायस्टेज, सब एक ही है, ठीक है। लार ग्रंथि में और क्या पाया जाता है, और क्या क्या पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में सर पाया जाता है लाइसोजाइम। लार ग्रंथि में और क्या क्या है? तो लार ग्रंथि में लाइसोजाइम है, एमाइलेज है, बाइकार्बोनेट है जो उसके पीएच वैल्यू को बना करके रखता है। लार ग्रंथि में बाइकार्बोनेट के अलावा और क्या है? तो म्यूकस है और जल है जो भोजन को लसलसा बनाता है। मुंह में जैसी भोजन डालते हैं लसलसा हो जाता है, तो भोजन को लसलसा कौन बनाता है? तो उसमें चिकनाई पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है लार ग्रंथि में, उसको लसलसा बनाता है। चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? कौन जो है लार की सहायता से पच जाता है? तो आपका स्टार्च हो जाएगा, इसमें कोई हम लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए। फाइबर का पाचन पहले होता था, कहाँ होता था फाइबर के पाचन पहले? तो पहले फाइबर का पाचन होता था हम लोग के बड़ी आंत में। कहाँ होता था? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के कौन से भाग में? तो बड़ी आंत के बताओ कौन से भाग में होता था इसका पाचन? आप लोग जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज, जल अपघटन के बाद उसको ग्लूकोज में बदलना है, तो कौन सा एंजाइम है? इन्वर्टेज है, एमाइलेज है, डिहाइड्रोजिनेज है, एनहाइड्रेज है। देखो सभी एंजाइम ही है, लेकिन अगर स्टार्च को अपघटन से ग्लूकोज में बदलने वाला जो है एमाइलेज है। कौन सा है? तो एमाइलेज है। कौन सा एंजाइम है? एमाइलेज है। इन्वर्टेज किसका नाम है भाई? तो इन्वर्टेज नाम है सुक्रेज का। किसका नाम है? सुक्रेज का नाम है इन्वर्टेज। तो सुक्रेज एंजाइम कहाँ निकलता है? आपको जवाब देना है। सुक्रेज एंजाइम कहाँ निकलता है? आपको जवाब देना है सभी को। बहुत अच्छा, सिक्कम में। सुक्रेज एंजाइम हमारे शरीर के किस भाग में निकलता है? आहार नाल के यानी पाचन तंत्र के डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में निकलता है सुक्रेज एंजाइम? आपको जवाब देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इधर हम साइड हो जाते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात सही है। यकृत से निकलता है पित्त और सुक्रोज नहीं। क्या बोल रहे हो? हम सुक्रेज एंजाइम की बात कर रहे हैं। देखो जिसको में एज लगा है वो एंजाइम है, जिसको में ओज लगा है वो भोजन है। जैसे सुक्रेज एंजाइम है, सुक्रोज भोजन है। माल्टेज एज लगा है एंजाइम है, माल्टोज ओज लगा है भोजन है। बात को समझ रहे हो? प्रियंका कुमारी, हम पूछ रहे हैं कि सुक्रेज किस हमारे आहार नाल के किस भाग में निकलता है? तो आप ये बता रहे हैं कि सुक्रेज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, सुक्रेज नहीं, सुक्रोज टूटता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में और उसको तोड़ता है सुक्रेज, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात सही है, क्योंकि यकृत से निकलता है हमारा पित्त, और यही जो पित्त है वसा को इमल्सीकृत कर देता है, छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये तो सही है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो अच्छा, जब हम कल पढ़ा रहे थे तो पित्त के पास हम कुछ लिखे थे। पित्त के पास क्या लिखे थे? पित्त के पास हमने लिखा था कि पित्त जो है एक किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं है। पित्त एंजाइम नहीं है, क्योंकि एंजाइम किसे कहते हैं? एंजाइम उसे कहते हैं जो भोजन को पचाता हो, जो भोजन को तोड़ता हो, उसे एंजाइम नहीं कहते। भानुप्रिया बहुत सही जवाब, स्मॉल इंस्टेंटाइन। भोजन को जो पचाता है उसे एंजाइम कहते हैं, भोजन को तोड़ने वाले को एंजाइम नहीं कहते हैं। और जो वसा है, पित्त है, समझना, पित्त क्या करता है? पित्त क्या करता है? पित्त वसा को तोड़ता है, वसा को तोड़ता है भाई, उसको पचाता नहीं है, पचाता नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग का दांत, हम लोग का दांत भी तो भोजन को तोड़ रहा है ना जी, पचा थोड़ी रहा है। पचा रहा है कौन? लार।
तो दांत को क्या हम एंजाइम बोल देंगे भोजन को तोड़ रहा है? तो नहीं। तो जो काम दांत कर रहा है वही काम पीत कर रहा है। पीत कर रहा है, पीत क्या कर रहा है? सिर्फ वसा को तोड़ रहा है। तो सिर्फ वसा को तोड़ रहा है तो पीत को हम क्या कहेंगे? एंजाइम कहेंगे। वो कल लिखवाए भी थे पीत के पास कि पीत एंजाइम नहीं है। फिर भी अगर आप लोग गलती कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, इसका मतलब कि आप लोग पढ़ नहीं रहे, तो ये गलत है और ये सही है। मदद करता है लेकिन एंजाइम नहीं है रे भाई। यकृत जो भी पीत निकालता है एंजाइम नहीं है वो। तो आपका हो जाएगा ए सही एवं आर गलत। ए सही एवं आर गलत। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है, बहुत शानदार। ठीक है, आप लोग एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है? HCl की बात किया जाए तो हम लोग के अमाशय से निकलता है। HCl का काम क्या है, क्या काम करता है, सब कल पढ़ा चुके हैं। भोजन को संरक्षित रखता है। 4-5 घंटा भोजन अगर हमारे अमाशय में है तो भोजन को सड़ने से बचाता है। उसके अलावा अमाशय जो है इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग के अमाशय में प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है उसको बोलते हैं पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन निकलता है और पेप्सिनोजन होता है निष्क्रिय, काम के लायक नहीं रहता है, नहीं पचा सकता पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय होता है उसको सक्रिय कौन करता है? तो HCl करता है। तो आप लोग अगर जो आज कल क्लास नहीं किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अमाशय में एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन कैसा होता है मेरे भाई? तो एक प्रकार का निष्क्रिय होता है, एक्टिव नहीं होता। ठीक है, निष्क्रिय होता है। तो इसको पेप्सिन में कौन बदलता है? इसको पेप्सिन में कौन बदलता है? तो पेप्सिन में बदलता है HCl। और पेप्सिन सक्रिय है। कैसा एंजाइम है? पेप्सिन सक्रिय है। और ये जो पेप्सिन है ना भाई, समझना, ये जो पेप्सिन है, ये जो पेप्सिन है ये क्या करता है कि ये प्रोटीन को पचाता है। किसको? प्रोटीन को पचा करके किस में बदल देता है? तो पेप्टोन में बदल देता है। किस में बदलता है? तो पेप्टोन में बदल देता है। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाँ, इनएक्टिव रहता है बाबू, एक्टिव में बदल देता है। यकृत के बारे में अभी कम से कम 10 कार्य लिखे हैं। आंत इंस्टेंटाइन के बारे में, अग्नाशय के बारे में आपको बताए थे कि अग्नाशय को अगर देखा जाए तो एक प्रकार के मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करता है अग्नाशय। यानी अग्नाशय में एक एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। तो अच्छी एक बात बताओ, अग्नाशय में हार्मोन निकलता है, ये बात सबसे पहले किसने बताया था? ये बात सबसे पहले बताए थे प्रोफेसर लैंगरहैंस। और उन्होंने खोजा कि अग्नाशय में कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो दीपिकाएं के समान होती है, पुटिका के समान होती है, जिसको उन्होंने आइसोलेट कहा, दीपिका कहा। और उन कोशिकाओं की संख्या बोले कि 12 लाख से ज्यादा होती है। और यही कोशिका है जो हार्मोन निकालती है। यानी उसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं लैंगरहैंस की दीपिका, क्योंकि लैंगरहैंस ने उसको खोजा था। और वहां से हार्मोन जो निकलता है उसमें इंसुलिन है, आपको ग्लूकागान है, सिक्रेटिन है। तो ये जो है इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, ग्लूकागान ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलता है, सिक्रेटिन जो है पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है। ये सारा कुछ हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, सारा कुछ हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, कैसे नहीं मिल पाता रिकॉर्डेड में भी? सारा वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ा हुआ है। कल हम इतना शानदार पढ़ाए हैं ना कि फिर उस चीज को हम यहाँ लिख नहीं सकते भाई, एक एक पॉइंट को तोड़ तोड़ करके पढ़ाए। ठीक है, तो व्यक्ति आज जिनको दिक्कत हो रहा होगा कल का मेरा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? कौन सा अम्ल जो है पेट में स्रावित होता है? तो अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट, एंजाइम एक है। एंजाइम क्या है? तो अभी जस्ट बताए थे कि एंजाइम एक क्या है, उसको आप प्रोटीन भी कह सकते हैं, अगर प्रोटीन ऑप्शन में नहीं है तो बायो कैटलिस्ट कह सकते हैं, यानी बायो उत्प्रेरक कह सकते हैं। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे। उत्प्रेरक किसे कहते हैं? जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा दे, उसे ही तो उत्प्रेरक कहते हैं ना। तो ये जो अगर बात किया जाए एंजाइम का, तो यह एक प्रकार का बायो कैटलिस्ट है, बायो उत्प्रेरक है, जो अभिक्रिया यानी भोजन को पचाने की दर को बढ़ा देता है। समझ गए बात को? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूलतः क्या होता है? देखो, एंजाइम मूलतः क्या होता है? एंजाइम मूलतः क्या होता है, इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। एंजाइम मूलतः क्या होता है? कल पूरा थ्योरी दे दिए है प्रियंका कुमारी। अगर कल का क्लास अगर आप देखे रहेंगे, आज की क्लास आपको कोई भार ही नहीं पड़ेगा। अब ये सब बताओ, ये सब क्वेश्चन में दम है? क्या है एंजाइम मूलतः? अभी जस्ट पढ़ा है कि एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है।
ठीक है, एंजाइम जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। कविता कुमारी बी कैसे होगा, शर्करा नहीं है, एंजाइम प्रोटीन है, एंजाइम जो है प्रोटीन है। चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि अधिकतर एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वसा होते हैं, अम्ल होते हैं, क्षार होते हैं। अधिकतर का एंजाइम प्रोटीन होता है मेरे भाई। अधिकतर के यहाँ सवाल क्या होता है, एंजाइम जो है प्रोटीन ही होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, डाउट वाली बात नहीं। प्रोटीन के निर्माण की बात किया जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन मिलकर के प्रोटीन बनता है। यानी प्रोटीन में कार्बन भी है, प्रोटीन में हाइड्रोजन भी है, प्रोटीन में नाइट्रोजन भी है, प्रोटीन में ऑक्सीजन भी है। इन सब से मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कह रहा है कि एंजाइम है, वसा है, आरएनए है, प्रोटीन है। तो एंजाइम जो एक प्रकार का प्रोटीन, देखो कितना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ आपका लिखा हुआ नहीं है भाई कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन सारे क्वेश्चन पीसीएस के और यूपीएससी के हैं। ठीक है, जो यूपीएससी का क्वेश्चन होगा हम बता देंगे, पहले उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे और आपको एकदम दिमाग में सरल भाषा में फिट करा देंगे, और उसके बाद बोलेंगे देखो आपने यूपीएससी का क्वेश्चन सोल्व किया और आपको जरा भी दिमाग को लोड पड़ा। ठीक है, और आप किसी को समझा भी सकते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने वाले उत्तरदायी पदार्थ, क्या बोल रहा है, जैविक सिस्टम में, लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया को, हम लोग लिविंग सिस्टम है, हमारे अंदर रासायनिक क्रिया को तेज करने वाला एंजाइम क्या है, हमारे अंदर रासायनिक अभिक्रिया करने को तेज करने वाला उत्तरदायी पदार्थ क्या है, तो एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है, क्योंकि एक प्रकार का बायो कैटलिस्ट है, एक प्रकार का बायो कैटलिस्ट है। नहीं, अभी नहीं हुआ है कविता कुमारी, तीनों साइंस हम कराएंगे। ठीक है, तीनों साइंस हम कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। बायोलॉजी आज 7 चैप्टर हो गया, 8-9 चैप्टर और होंगे। ठीक है, 8-9 चैप्टर और होंगे, तो मुश्किल से 20 क्लास में हम लोग का बायोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और नाजुक मैम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ज्योग्राफी या कुछ भी अपने अनुसार वो स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी या ज्योग्राफी। ठीक है, चलिए। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि वे जैव उत्प्रेरक है, दे आर बायो कैटलिस्ट। इतना बार हम लोग पढ़ेंगे ना जी कि एकदम ब्रेन में फिट हो जाएगा, एकदम बात सही कर रहे हैं सर। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। हर एंजाइम के बारे में कह रहा है कि वे शरीर में वही अपना काम करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। अच्छा, ये बात सच्चाई नहीं है कि हम लोग के अमाशय में निकलता है एंजाइम, पेप्सिन निकलता है, यानी निष्क्रिय पेप्सिनोजन निकलता है, हम लोग के अमाशय में लाइपेज निकलता है। तो जहां निकलता है वहीं भोजन को पचाता है कि नहीं पचाता है, एकदम पचाता है। ये बात सही कर रहा है कि एंजाइम जहां निकलता है वहीं भोजन को पचाता है। छोटी आंत में जो एंजाइम जहां निकलता है वहीं भोजन को पचाता है। तो ये बात कहीं से भी ना समझने योग्य नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी 1 और 2 दोनों राइट होगा। लेकिन अगर हार्मोन की बात किया जाए मेरे भाई, तो हार्मोन जहां निकलता है वहीं काम नहीं करता। हार्मोन की अगर बात किया जाए तो, जैसे अगर बात किया जाए कि हम लोग किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, जहां से जो है एड्रिनल हार्मोन निकलता है। हम लोग कभी गुस्सा में हो, भय में हो, तो एड्रिनल हार्मोन निकलता है, ब्लड में मिलकर के हम लोग की हृदय की गति को बढ़ा देता है। यानी निकल रहा है कहां से, हृदय आकर के हृदय गति बढ़ा रहा है, यहाँ निकल रहा है किडनी से, हृदय गति बढ़ा रहा है यहाँ। हम लोग के जो है ब्रेन में निकलता है, जो पिनियल ग्लैंड है, उससे पिनियल ग्लैंड से निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन। और मेलाटोनिन कथनों में से कौन सा सही है, तो ये जैव उत्प्रेरक होते हैं और वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए चलिए सभी लोग जुड़ जाइए जल्द से जल्द। चलिए, बहुत अच्छा, ऑल राइट, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए, कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। कौन सा ऐसा एंजाइम है भाई जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को परिवर्तन करने को प्रेरित करता है। तो कौन सा एंजाइम है ऐसा, बताइए कौन सा ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। देखो ग्लूकोज C6H12O6, कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है, यानी C2H5OH में बदल देता है। यही ना है एथेनॉल जी, जिसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। कौन सा ऐसा एंजाइम है, तो अगर देखा जाए तो उस एंजाइम का नाम है जाइमेज। क्या नाम है, जाइमेज। जाइमेज एंजाइम जो है ग्लूकोज को
बदल देता है आपको एल्कोहल में, जाइमेज। और यही जाइमेज एंजाइम किस में पाया जाता है? तो यही जाइमेज एंजाइम पाया जाता है आपका ईस्ट में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है, जिसको हम लोग खमीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खमीर भी कहते हैं। खमीर में पाया जाता है। जैसे एल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है तो उसमें ईस्ट के वजह से, समझिए, ईस्ट के वजह से जो है ईस्ट के वजह से, खमीर की वजह से, क्योंकि खमीर में पाया जाता है जाइमेज एंजाइम। और ग्लूकोज को सड़ा करके, नहीं बोलते हैं कि चावल को सड़ा करके दारू बना देता है लोग, एल्कोहल बनाता है। फल को सड़ा करके बना देता है, क्योंकि फल वगैरह में भी ग्लूकोज पाया जाता है, उसको सड़ा करके बना दिया जाता है। बात को समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ईस्ट में जाइमेज होने की वजह से उसको इस प्रकार से चेंज कर लिया जाता है। ठीक है। बाकी इन्वर्टेज और माल्टेज, ये दोनों जो एंजाइम जो है छोटी आंत में निकलता है, छोटी आंत में निकलता है, स्मॉल इंस्टेंटाइन में निकलता है, छोटी आंत में निकलता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और डायस्टेज कहाँ निकलता है? तो डायस्टेज हम लोग किसको कहते हैं? तो डायस्टेज जो है एक प्रकार का, समझिए, डायस्टेज जो है एमाइलेज को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? एमाइलेज को ही कहते हैं डायस्टेज, या इसी को टाइलिन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई? तो इसी को टाइलिन भी कहते हैं। तो जितने भी प्रकार के एंजाइम है, सारे एंजाइमों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। टेंशन नंबर 1, क्या नाम रखे हो भाई? टेंशन नंबर 1। चलिए सभी लोग जुड़िए जल्द से जल्द। ठीक है। और क्लास का आप लोग लुत्फ उठाइए, क्योंकि आपने कल पूरा थ्योरी पढ़ा है, तब आपको क्लास समझने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति जो है यकृत का कार्य है? लाइपेज का, यूरिया का, श्लेष्मा का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? इसका उत्पत्ति जो है यकृत करता है। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। इसका उत्पत्ति जो है यकृत करता है। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो अभी जस्ट पढ़े थे कि यकृत जो है अमोनिया को यूरिया में बदलता है। किसको? अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अभी जस्ट पीछे पढ़े थे जब हम लोग लीवर का फंक्शन समझ रहे हैं तो। ठीक है। लीवर का फंक्शन समझ रहे हैं तो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। वो क्या है? लिपिड क्या है? तो लिपिड एक प्रकार का फैट है, वसा है मेरे भाई। लिपिड क्या है? तो लिपिड जो है एक प्रकार का फैट है। क्या है लिपिड? एक प्रकार का फैट है, यानी वसा को हम लोग लिपिड कहते हैं। और वसा को पचाने में निम्नलिखित में से कौन कौन भूमिका निभाता है? तो आपको पता है कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन किसका पाचन करता है? तो पेप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। किसका पाचन करता है पेप्सिन? तो पेप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। ठीक है। पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। लेकिन पित्त अम्ल यानी बाइल जूस है, वसा को तोड़ता है, पचाने में मदद करता है कि नहीं करता है? तो बाइल जूस भी मदद करता है। और लाइपेज, लाइपेज वसा को पचाता है। लाइपेज किसको पचाता है? वसा को। और वसा जब अंतिम रूप से पचता है तो किस में बदल जाता है? ग्लिसरॉल में बदलता है। किस में बदलता है? ग्लिसरॉल में बदलता है। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, और लाइपेज भी सही होगा, क्योंकि लाइपेज भी वसा को पचाता है। अमाशय में भी लाइपेज पाया जाता है, अग्नाशय में भी लाइपेज पाया जाता है। बात को समझ रहे हैं? बात को समझ रहे हैं? तो आपका 1 और 2 सही होगा। 1 और 2 सही होगा। तो 1 और 2 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो आप लोग जो है ऑप्शन सी क्लिक कीजिएगा। ठीक है। आप लोग ऑप्शन सी क्लिक कीजिएगा। क्लियर है? 1 और 2 इज राइट। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग कहा है कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। लाइपेज का स्रोत क्या है भाई? लाइपेज का स्रोत क्या है? गुर्दा है, अग्नाशय है, यकृत है, हृदय है। तो लाइपेज देखो 2 जगह से निकलता है। अगर लाइपेज को देखा जाए तो लाइपेज आपको 2 जगह से निकलता है। पहला आपको लाइपेज निकलता है अमाशय में, यानी स्टोमक से, और दूसरा ये निकलता है अग्नाशय से, यानी पेनक्रियाज से। अग्नाशय से हम आपको लिखवाए थे, अग्नाशय में LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है। तो अग्नाशय भी रहेगा तो चलेगा, और अमाशय भी रहेगा तो चलेगा। इन दोनों जगहों से ये निकलता है तो आपका हो जाएगा अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय। किसको पचाता है भाई ये? तो ये पचाता है वसा का। किसको पचाता है? वसा का पाचन करता है लाइपेज। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभी आप लोग को जवाब देते चलना है। आप लोग को जवाब देते चलना है, हमें नहीं, आप लोग को जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है?
तो ट्रिप्सिन कहां से निकलता है मेरे भाई? तो ट्रिप्सिन निकलता है पेनक्रियाज से। कहां से निकलता है? तो ट्रिप्सिन निकलता है पेनक्रियाज से निकलता है, यानी अग्नाशय से निकलता है। टाइलिन कहां से निकलता है भाई? तो टाइलिन निकलता है माउथ कैविटी से। कहां से निकलता है टेलिन? टेलिन माउथ कैविटी से निकलता है, मुख गुहा से निकलता है। पेप्सिन कहां से निकलता है? तो पेप्सिन आपका निकलता है स्टोमक से, यानी अग्नाशय से निकलता है। पेप्सिन कहां से निकलता है? स्टोमक से निकलता है, स्टोमक से निकलता है, यानी अग्नाशय से निकलता है कौन? पेप्सिन। क्लियर है यहां तक? पेप्सिन कहां से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। लेकिन ये जो गैस्ट्रिन क्या है? गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है क्या सर? नहीं, गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन जो है पाचक एंजाइम नहीं है एंजाइम लेकिन पाचक एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिन क्या है? गैस्ट्रिन क्या है देखो, हम आपको बोले थे इस प्रकार से हम लोग का जो ग्रास नली है, यहां ये हम लोग का अमाशय है, अमाशय में ये पाइलोरिक है, बड़ा पतला अमाशय बन गया जी। अमाशय में ही, अमाशय की ही कोशिकाओं को कहा जाता है, अमाशय में एक जी सेल पाया जाता है, जी सेल पाया जाता है, उस कोशिका का नाम दिया गया है जी सेल। जैसे ही भोजन आया, देखो ऊपर से जैसे ही भोजन आया, समझना, जैसे ही भोजन ऊपर से आया, जैसे ही भोजन ऊपर से आया, क्या है ये? भोजन है। जैसे ही भोजन ऊपर से आया, कहाँ आया भोजन ऊपर से? तो अमाशय में। अमाशय में क्या पाया जाता है? तो अमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथियां। क्या पाया जाता है अमाशय में? अमाशय में पाया जाता है जठर ग्रंथि। और ये जो जठर ग्रंथि है, समझना, ये जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है, और इसी से निकलता है HCl। तो जैसे ही ऊपर से भोजन आता है इसमें, जैसे ही ऊपर से भोजन आता है अमाशय में, जैसे ही भोजन अमाशय में आता है, तो ये जी सेल क्या हो जाता है? भोजन को आते ही एक्टिव हो जाता है। ये जी सेल क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, और एक्टिव होकर के ये निकालता है गैस्ट्रिन। क्या निकालता है? ये गैस्ट्रिन निकालता है। क्या निकालता है? गैस्ट्रिन निकालता है। और ये जो गैस्ट्रिन है, इसका काम क्या है सर? तो ये जो गैस्ट्रिन है, गैस्ट्रिन क्या करता है कि जठर ग्रंथि को, समझना, गैस्ट्रिन जो है जठर ग्रंथि को HCl स्रावित करने के लिए, समझना, HCl स्रावित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। करने के लिए क्या करता है मेरे भाई? तो उत्प्रेरित करता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर इस प्रकार के फंक्शन नहीं रहेगा तो एनी टाइम HCl निकलते रहेगा, जब जरूरत नहीं फिर भी निकलते रहेगा HCl। या हो सकता है कि अभी हमको HCl की जरूरत है और निकले ही नहीं, तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन नहीं पचेगा तो भयानक गैस बनाएगा रे भाई, हम आओ करते रहो, या बहुत तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो एक कहावत सुने हो ना, पेट सफा हर रोग दफा। मैक्सिमम बीमारियों की जड़ पेट होती है। ठीक है, तो भोजन जैसे ही आएगा तो HCl निकलना चाहिए, क्योंकि पहले से अगर HCl निकलते रहेगा तो हमारे तो अमाशय की दीवार को सला ही देगा HCl, इतना खतरनाक होता है। तो जैसे ही भोजन आएगा तो जो अमाशय के जो जी सेल है वो एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होकर के गैस्ट्रिन एंजाइम को निकालता है। और गैस्ट्रिन ये भी एक प्रकार का एंजाइम है गैस्ट्रिन, लेकिन ये भोजन को न पचाता है, ये भोजन को नहीं पचाने वाला एंजाइम नहीं है, लेकिन है एंजाइम, हार्मोन नहीं है, बात को ध्यान रखना, हार्मोन नहीं है, क्या है? एंजाइम है। और ये जो गैस्ट्रिन क्या करेगा कि जठर ग्रंथि को प्रेरित करेगा, अरे भाई सुतल है, जग जाओ, भोजन आया है। ये क्या करेगा? जठर ग्रंथि को गैस्ट्रिन एक्टिव करेगा, जग जाओ जी, भोजन आया है, चलो उड़ो उड़ो अपना काम करो। ठीक है, तो उस प्रकार से क्या करेगा? उसको उत्प्रेरित करेगा, और उत्प्रेरित करने के बाद जठर ग्रंथि HCl निकालेगा और भोजन का पाचन होगा, भोजन का पाचन होगा। तो यही है गैस्ट्रिन। अब भूलोगे गैस्ट्रिन को? बताओ, अब गैस्ट्रिन को भूलोगे मेरे भाई? कभी नहीं। ठीक है, चलिए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन मुख गुहा में तो होता नहीं है भाई, मुख गुहा में सिर्फ और सिर्फ पाचन होता है, मुख गुहा में सिर्फ और सिर्फ पाचन होता है किसका? तो मुख गुहा में पाचन होता है सिर्फ और सिर्फ, इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च का। और स्टार्च पचने के बाद सरल शर्करा में बदल जाता है। लेकिन अगर प्रोटीन का देखा जाए तो प्रोटीन का पाचन हम लोग कहाँ होता है? तो सबसे पहले प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है अमाशय में। अमाशय में निकलता है निष्क्रिय पेप्सिनोजन, और निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सक्रिय कर देता है, और सक्रिय करके उसको पेप्सिन में बदल देता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचा करके पेप्टोन में बदल देता है। तो आपका क्या हो जाएगा? अमाशय हो जाएगा। ठीक है,
मुख गुहा में किसका पाचन शुरू होता है? तो स्टार्च का शुरू होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलो बताइए, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का पाचन अगर देखा जाए मानव शरीर में, तो आपका कहां से प्रारंभ होता है? तो छोटी आंत से होता है, सॉरी अमाशय से होता है। कहां से होता है? अमाशय से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? इसका जवाब दीजिए, सभी लोग जुड़िए जल्द से जल्द। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो कौन सा एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? कौन सा एंजाइम है बताइए? तो वो एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम इसमें कौन है? पेप्सिन है कि लैक्टेज है कि यूरिएज है कि जाइमेज है? तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन है ना, तो यही ना उसको एमिनो एसिड में बदलेगा। प्रोटीन अंतिम रूप से पचने के बाद एमिनो एसिड में ही बदलता है। किस में बदलता है? एमिनो एसिड में बदलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में, अरे तो एक ही क्वेश्चन बार बार घूम के आ जा रहा है जी। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। कह रहा है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है। हमारे शरीर में, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है। नर भाई, केवल स्मॉल इंस्टेंटाइन में होता है क्या? नहीं, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है स्टमक में भी होता है। यानी ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये तो आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये कहीं से सही नहीं है। कह रहा है कि अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। क्षुद्रांत किसको कहा जाता है? क्षुद्रांत कहा जाता है छोटी आंत को। अगर आपको वहां ज्यादा हिंदी समझ में ना आए तो यहां देख सकते हो स्मॉल इंस्टेंटाइन लिखा हुआ है। तो आपको तो हम पढ़ाए थे कि अग्नाशय जो है छोटी आंत के जो डेडुनम है यानी ग्रहणी है, ग्रहणी में एंजाइमों को छोड़ता है। कहां छोड़ता है? ग्रहणी में एंजाइमों को छोड़ता है। यानी कारण सही है, कथन गलत है। तो ए गलत परंतु आर सही। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन है इसमें से बताइए? तो हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा? आपका ट्रिप्सिन हो जाएगा। जो प्रोटीन को पचाने में सहायक एंजाइम है वो एंजाइम क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। क्या आप लोग इरिटेट हो गए हैं क्या 2 बार बोर्ड ऑफ होने से? ऐसा नहीं है ना। देखो जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आती रहती है, पार्ट्स ऑफ लाइफ। इसलिए इन सारे चीजों से हताश नहीं होनी चाहिए हम लोग को। ठीक है, हताश नहीं होनी चाहिए। सभी लोग जुड़िए आप लोग, और इस सेशन को आज हम लोग कंप्लीट करते हैं ताकि कल हम लोग जो है एक नया फ्रेश टॉपिक, कल हम लोग का टॉपिक रहेगा न्यूट्रिशन, पोषण। यानी कल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फैट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। इन सारी चीजों के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। तो कल का क्लास हम लोग का काफी शानदार रहने वाला है। ठीक है, चलिए हम दे रहे हैं, दिख रहे हैं ना सर जी? यस। चलिए प्रोटीन का हो गया, ट्रिप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे तो बार बार घूम के कहा जा रहा है जी। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम जो है ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है? यानी ट्रिप्सिन एंजाइम किस परिवर्तन में उत्प्रेरक का काम करता है, ये आपसे पूछ रहा है। इसमें जो है उत्प्रेरक का काम करता है ट्रिप्सिन, ये आपके पूछ रहा है। कौन से परिवर्तन में ट्रिप्सिन जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीनों को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, या प्रोटीन को एमिनो अम्ल में, या स्टार्च को ग्लूकोज में। देखो ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से, पेनक्रियास से निकलता है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है पेप्सिन। कौन बदलता है? पेप्सिन बदलता है। यहां अगर बात किया जाए तो हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। कौन सा एंजाइम हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा। प्रोटीन को पेप्टाइड में, पेप्टोन और पेप्टाइड दोनों में बदलता है, पेप्सिने बदलता है। ठीक है, क्या उसको पेप्टोन कहो या पेप्टाइड कहो, पेप्टोन कहो या पेप्टाइड कहो। लेकिन यहां कह रहा है कि ट्रिप्सिन की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? ट्रिप्सिन का। तो ट्रिप्सिन जो निकलता है कहां से? अग्नाशय से निकलता है। कहां से निकलता है?
अग्नाशय से निकलता है ट्रिप्सिन, और ये जो अंतिम रूप से प्रोटीन को किस में बदल देता है, एमिनो अम्ल बदल देता है। प्रोटीन जब अंतिम रूप में पचता है तो एमिनो अम्ल में चला जाता है। जैसे अगर स्टार्च अंतिम रूप से पचता है, स्टार्च अगर अंतिम रूप से पचता है, सर प्लीज इंग्लिश में भी लिखा करिए। अरे मेरे भाई लाफिंग लाइंस, इंग्लिश में कैसे नहीं लिखते हैं, इंग्लिश में कैसे नहीं लिखते हैं? आपका क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, हम इंग्लिश में बोलते, कम से पेप्सिन क्या लिखे, चलो ये तो इंग्लिश है ना जी। अग्नाशय के पैनक्रियाज कम से कम बोल देते हैं तो समझ लिया करो ना। अब पूरा हिंदी इंग्लिश संस्कृत उर्दू सब भाषा लिखते चलेंगे तो बहुत टाइम भी लगता है मेरे भाई। आपको काम से मतलब है ना, क्वेश्चन आपका है ही बाइलिंगुअल। हम लिखते हैं नहीं, नहीं लिखते हैं तो कम से कम बोल देते हैं, कम से कम बोल देते हैं। तो प्रोटीन को एमिनो, देखो ये क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, इसीलिए ऐसा बोले। एंजाइम ट्रिप्सिन की अगर बात किया जाए तो ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से निकलता है, और अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम छोटी आंत में स्मॉल इंस्टेंटाइन में जाता है। और आपको पता है, यहां से आप कंसेप्ट लगा सकते थे कि छोटी आंत अंतिम रूप से भोजन का पूर्ण पाचन करता है। क्या करता है? पूर्ण पाचन करता है, इसलिए जो है वहां जाकर के भोजन पचेगा। तो प्रोटीन का अंतिम पाचन क्या है? पूर्ण पाचन मतलब अंतिम पाचन। अंतिम पाचन एमिनो अम्ल है, तो जब अंतिम पाचन एमिनो अम्ल है तो कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा, जो पेनक्रियाज से निकलता है। समझ गए बात को? चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? मानव शरीर में अगर पुच्छ की बात किया जाए ठीक है, मानव शरीर में अगर पुच्छ की बात किया जाए तो कौन सी संरचना से संलग्न होता है? आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते चलेंगे मेरे भाई, ठीक है? सेशन को लाइक शेयर भी आप लोग करते चलेंगे। चलिए बताइए, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न है? लार्ज इंस्टेंटाइन, स्मॉल इंस्टेंटाइन, गॉल ब्लैडर की स्टोमक? अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखो अपेंडिक्स लिखा है, द अपेंडिक्स इन ह्यूमन बॉडी इज अटैच्ड टू विच स्ट्रक्चर? तो जस्ट वही पढ़ा है थोड़ा देर पहले। ये पुछ टॉल वाला बात नहीं हो रहा है मेरे भाई, ये पुछ कह रहा है, पुछ, ठीक है? पुछ उसमें दीर्घ ही होता है, इसमें हर्षई है, ठीक है? तो बृहदांत यानी लार्ज इंस्टेंटाइन किसमें? अब बढ़ाए थे कि जहां छोटी आंत तो बड़ी आंत मिलता है, वहीं पास जो है बड़ी आंत से संलग्न रहता है कौन? अपेंडिक्स। और पहले अपेंडिक्स बड़ी आंत में जो है सेलुलोज को पचाने में मदद करता था, सेलुलोज को पचाने में क्या करता था? मदद करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 के बाद आपका 28, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? यानी ह्रासवान कर रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहा है। क्या कर रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। धन्यवाद प्रोग्रेस सिंह जी, धन्यवाद। चलो क्या होगा? मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो देखो भाई, क्षुद्रांत कह रहा है, क्षुद्रांत को क्या कहते हैं? क्षुद्रांत किसको कहते हैं? छोटी आंत को कहते हैं, स्मॉल इंस्टेंटाइन को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्मॉल इंस्टेंटाइन को कहते हैं। और स्मॉल इंस्टेंटाइन के 3 भाग है, आपको हम 3 भाग के बारे में बताए थे कल। एक है आपका डेडुनम, एक है आपका डेडुनम, एक है आपका जेजुनम, और एक है आपका इलियम। हमने बोला था कि इलियम जो है 3.5 मीटर इसका लंबाई होता है, जेजुनम का होता है 2.5 मीटर लंबाई होता है इसका, और इसका होता है मात्र 25 सेंटीमीटर। तो देखो इलियम, सबसे लास्ट वाला इलियम को हिंदी में शेषत्रांत बोलते हैं, जेजुनम को मध्यांतर बोलते हैं, और डेडुनम को बोलते हैं ग्रहणी। तो देखो कि डिसेंडिंग बोल रहा है, यानी सबसे बड़ा वाला, उसके बाद उससे छोटा वाला, उसके बाद उससे छोटा वाला। तो सबसे बड़ा वाला कौन है? इलियम है। कौन है? इलियम, यानी शेषांत्र है, तो ये सही है। उसके बाद मध्यांतर है, ये भी सही है। उसके बाद कौन है? डेडुनम यानी ग्रहणी, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आज 12 बजे से आपका नाजुक मैम का हिस्ट्री क्लास चलेगा बाबू, ठीक है? हिस्ट्री क्लास आज भर 12 बजे से चलेगी, ठीक है?
तो आप लोग हिस्ट्री क्लास में 12 बजे तक जुड़िएगा, तब तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। बात सही है, हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। चलो, क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, ये बात सही है। ये बात 100% सही है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, 100% सही है। दूसरा, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। क्या कह रहा है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज, देखो स्टार्च कौन पचाता है, तो हम आपको कल पढ़ाए थे कि टाइलिन हो या एमाइलेज हो, स्टार्च को पचाता है। और टाइलिन और एमाइलेज को ही कहा जाता है क्या, डायस्टेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायस्टेज कहा जाता है। तो ये भी कथन आपका क्या है, 100% सही है। यानी आपका ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सत्य है। कहीं है ए और आर दोनों सत्य, तो इस प्रकार का ऑप्शन नहीं है, या तो ए सत्य आर असत्य कर रहा है, या ए असत्य आर सत्य कर रहा है। लेकिन यहां कह रहा है कि है तो दोनों सही। तो अब इसमें ऊपर वाला में आओ, नीचे वाला तो दोनों ऑप्शन होगा नहीं, ऊपर वाला में आओ। कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। देखो मेरे भाई, ठीक है दोनों सही जरूर है, लेकिन सही स्पष्टीकरण कैसे है, इसका जो वर्णन ये थोड़ी कर रहा है, इसका स्पष्टीकरण ये थोड़ी कर रहा है। दोनों आपस में इंटरलिंक थोड़ी है, दोनों कथन और कारक आपस में इंटरलिंक नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है, दोनों सही जरूर, लेकिन ए का स्पष्टीकरण आर नहीं कर रहा है। ये कहां डायस्टेज के बारे में कर रहा है, ये कहां सेलुलोज के बारे में कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। इस बात को हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़ का चयन कीजिए। एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़ का चयन कीजिए। देखिए ये जो यहां से क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल प्रैक्टिस करेंगे। अभी नाजुक मैम की क्लास आपको शुरू होगी। हमको थोड़ा सूचना मिला कि 12 बजे से शेड्यूल है, लेकिन उनका शेड्यूल 11:30 बजे से ही है, और हो गया 11:40 होने को है, ठीक है, 11:40 होने को है। तो यहां से 5-7 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 5-7 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कल कर लेंगे, इसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, ज्यादा क्वेश्चन है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आज हम लोग का थोड़ा सा रिदम टूट गया, तो अभी जस्ट आप लोग को 5 मिनट का समय मिलेगा, उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा नाजुक मैम के क्लास में। नाजुक मैम अभी आ गई हैं, और हिस्ट्री घटना चक्र क्लास चल रही है, मैथ का क्लास चलेगा बाबू। इस दशहरा पूजा खत्म हो गया आज, और मैथ का भी क्लास चलेगा। तो इसको हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। कोई शिकवा गिलायत आपको नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी आज आपकी क्लास डिस्टर्बेंस हुई है, उसके लिए हम आपसे माफी चाहेंगे। कोशिश करते हैं कि आइंदा इस प्रकार के परेशानी आपको न सामना करना पड़े। तो आज के लिए इतना ही, और सभी को बहुत सारे ढेर शुभकामनाएं। आप लोग क्लास में जुड़े और क्लास का आनंद लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।